आ जाओ भाई। तो जल्दी से बिना देरी करे हम लोग आ जाते हैं किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि हम लोग जब इसको शुरू करेंगे तो एनसीईआरटी को भी साथ साथ में लेकर चलेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी हमारे पास होते हैं तो क्वेश्चंस भी हम लोग पुट करते हुए चलेंगे। क्लियर बात? ठीक है भाई, आ जाओ। तो ये रहा हमारा पहला किंगडम, इट्स अ किंगडम प्रोटेस्टा। देखो बेसिक बातें हमको करनी होती है। अब हम अगर बेसिक बातें करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और मेरे साथ आइए, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और मेरे साथ आइए। देखो एक्चुअल में हम लोग बात करेंगे बेटा अपने टॉपिक की, क्लियर बात। और हमारा टॉपिक क्या है, ठीक है, हम जब टॉपिक की बात करते हैं तो एक यूजुअली बात होगी वहां पर बेटा जनरल क्लासिफिकेशन की। किसकी बात होगी? जनरल क्लासिफिकेशन की। क्लियर बात। अब जनरल क्लासिफिकेशन के बाद आई थिंक हम लोगों ने मोनेरा की बात कर ली थी, ऐसा है कि नहीं है सभी लोग? ठीक है, मोनेरा की बात के बाद आज हम लोगों को बात करनी है क्या बेटा? प्रोटेस्टा की। किसकी बात करनी है? प्रोटेस्टा की। देन प्रोटेस्टा के बाद हम लोग जल्दी से बात करेंगे फंजाई की, और फंजाई के बाद साथ साथ में बात कर लेंगे बेटा वायरस की। जैसे ही हम लोग ये सारी चीजें खत्म करेंगे हमारा पूरा का पूरा एंटायर चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर बात। अब इन टॉपिक्स की अगर बात करें तो इन टॉपिक्स में हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, क्या था? जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, इस क्लासिफिकेशन के क्या क्या फायदे थे, है ना, क्या क्या फायदे थे। दूसरी बात हम लोगों को यह करनी है कि जो ये 2 किंगडम सिस्टम था, ठीक है, जब हम लोग 2 किंगडम सिस्टम की या 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो इसके बेटा ड्रॉबैक्स क्या थे। क्लियर बात। तो ड्रॉबैक्स भी पता होने चाहिए। देखो मैं बताता चल रहा हूं कि सवाल कहां कहां से आपको मिलेगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के क्या क्या फायदे थे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या थे, उसके अलावा कुछ चीजें हम लोगों ने और भी जनरल क्लासिफिकेशन में पढ़ी थी, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास के बारे में मैंने बताया था। क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। ये एनसीईआरटी सीधा सीधा लिख रही है कि दोनों को कहां रखा गया है, कहां कैटेगराइज करा गया है। मेरी बात समझे नहीं समझे? तो इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मेरे हिसाब से जितने भी टॉपिक्स चल रहे होंगे सब एकदम धड़ाधड़ चलते चले जाएंगे। क्लियर बात। अच्छा अब आ जाते हैं हम लोग, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है इट इज प्रोटेस्टा। क्या है हमारा टॉपिक आज का? प्रोटेस्टा। तो जब हम लोग बात करने वाले हैं बेटा प्रोटेस्टा की, ठीक है, तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम प्रोटेस्टा की बात करेंगे तो कुछ चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, और वो ध्यान रखने वाली चीजें क्या हैं? पहली चीज तो ये है कि इसमें जो बेटा एनालिसिस है उसका ध्यान रखेंगे। किसका ध्यान रखेंगे? एनालिसिस का ध्यान रखेंगे। और एनालिसिस किसकी करेंगे? तो पहली चीज तो हमारी ये है। तो एनालिसिस जब हम लोग करेंगे तो जो बेटा पहले फर्स्ट 3 ग्रुप्स हैं, कौन कौन से? जो फर्स्ट 3 ग्रुप्स होने वाले हैं। अब इन फर्स्ट 3 ग्रुप्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें क्राइजोफाइट्स होंगे, डाइनोफ्लैजेलेट्स होंगे और यूग्लिनोइड्स होंगे। तो इन तीनों ग्रुप का आपस में रिलेशन क्या है, क्योंकि सवाल यहां से बनने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। उसके अलावा बेटा जो इनके जनरल फीचर्स होंगे, क्या होंगे? जनरल फीचर जो होंगे इनकी चर्चा भी हम लोग ठीक ठाक करने वाले हैं। और साथ साथ में प्रोटोजोआ को थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्रोटोजोआ को आपको एंड में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज ये तो एनालिसिस हो गई। दूसरी चीज है बेटा इसमें कॉन्सेप्ट, ठीक है, इस चैप्टर में या इस टॉपिक में हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखने वाला क्या होता है कि इसमें हमको पता होना चाहिए कि कौन एक्वेटिक है और कौन टेरेस्ट्रियल है। दूसरी बात, अब एक्वेटिक प्रोटेस्टा में मोस्ट ऑफ आपको क्या मिलने वाले बेटा? एक्वेटिक ही मिलने वाले। तो ये कॉन्सेप्ट तो हमारा यहीं पर से क्लियर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अगर ये कॉन्सेप्ट हमारा यहीं पर से क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा आगे हम लोग और बढ़ते हैं। देखो भाई, जब ये कॉन्सेप्ट हमारा यहां पे क्लियर हो गया तो आपको ये भी मालूम है कि प्रोटेस्टा में जितने भी ऑर्गेनिज्म मिलने वाले हैं ये सारे के सारे यूकैरियोट्स होंगे। क्या होंगे? यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का मतलब तो आप समझते हो कि ये क्या होने वाले हैं? ये बेटा मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स रखे होंगे। क्या रखे होंगे? मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनेल रखे होंगे। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अब आप जरा देखो कि उसके अलावा अगर ये यूकैरियोट्स हैं तो इनके पास बेटा ट्रू रिप्रोडक्शन भी होगा। क्या होगा? ट्रू रिप्रोडक्शन।
ट्रू रिप्रोडक्शन का मतलब क्या आप समझे? ट्रू रिप्रोडक्शन का मतलब यह हो जाएगा कि इनके पास गैमीट फॉर्मेशन भी होगा। क्या होगा? गैमीट फॉर्मेशन टेंडेंसी भी होगी और साथ साथ में जाइगोट भी बनेगा। ये ट्रू रिप्रोडक्शन की बात हो जाती है। उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास ये भी होगा कि यहां पर जो आप किंगडम मोनेरा पढ़ के आए, क्या पढ़ के आए? किंगडम मोनेरा। इस किंगडम मोनेरा का जो लिंक है वो लिंक आपको मिल जाएगा प्रोटिस्टा में। कहां मिल जाएगा? प्रोटिस्टा में। ठीक है, अब जो ये प्रोटिस्टा में आपको लिंक मिलेगा तो प्रोटिस्टा जो बाकी अदर ग्रुप होने वाले हैं, कौन कौन सा होने वाला है बेटा? फंजाई होने वाला है, उसके अलावा प्लांटी होने वाला है और उसके अलावा जो एनिमेलिया होने वाला है। जरा देखो कि किंगडम प्रोटिस्टा का या इसकी रिश्तेदारी मोनेरा से भी है और किंगडम प्रोटिस्टा की रिश्तेदारी बेटा फंजाई से, प्लांटी से और एनिमेलिया से भी, तीनों से होने वाली है। मेरी बात समझे? तो प्रोटिस्टा एक कनेक्टिंग लिंक बन जाता है किसके बीच में? मोनेरा और साथ साथ में बाकी के 3 ग्रुप के बीच में। अगर इतनी बात आपको पल्ले पड़ गई तो हम लोग जल्दी से आगे चलते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि इसमें हम लोग क्या क्या चर्चा करेंगे और साथ साथ में हमें एनालिसिस किस चीज की करनी है हमें यह भी पता होना चाहिए। देखने में तो लगता है कि बहुत आसान सा है, लिटरली आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट और एनालिसिस के साथ अगर चलें तो हमारे लिए इसको पढ़ना बेटा क्या और भी ज्यादा आसान हो जाता है। क्लियर बात? तो पहली चीज पे हम लोग फोकस कर ले। पहली चीज पे फोकस क्या करना है हमको कि इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, इसमें किसमें? किंगडम प्रोटिस्टा की मैं बात कर रहा हूं। किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे ये सारे के सारे सिंगल सेल्ड होने वाले हैं और यूकैरियोट होने वाले हैं। तो ये देखो बेटा एनालिसिस की बात आ गई, नहीं आ गई? कॉन्सेप्ट की बात आ गई, जो अभी हमने आपको यहां पर बात बोली थी। दूसरी बात ये तो पहली बात हो गई। पहली बात तो यही पहली बात है। दूसरी बात ये है कि इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। क्या होगा? इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब मेम्ब्रेनस बाउंड, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर क्या पाई जा रही होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही होगी। दूसरी चीज ये है, कह रहे हैं अदर मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल भी पाए जाएंगे। अब अगर अदर मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल की बात करें तो कुछ सवाल करते हैं कि ये बताओ इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा? बिल्कुल होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बेटा? मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल है, तो इनके पास भी होगा। क्लियर बात? उसके बाद एक बात और इन्होंने करी, वो ये कि पूछते हैं कि इनके पास क्या क्लोरोप्लास्ट होगा? डेफिनेटली क्लोरोप्लास्ट होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट भी क्या है? मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। तो दूसरी बात भी ये इंपॉर्टेंट है जो कि कॉन्सेप्ट के अंडर आती है। तीसरी बात और इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि इसमें कुछ के पास फ्लैजेला होते हैं और कुछ के पास क्या पाए जाते हैं बेटा? सीलिया पाए जाते हैं। जैसे नीचे देखो, नीचे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इट इज द सीलिएटेड प्रोटोजोन। क्या है? सीलिएटेड प्रोटोजोन। तो इसका मतलब इसके पास सीलिया पाया जा रहा है। और ये देखो बेटा यूग्लिनोइड्स मौजूद हैं। क्या मौजूद हैं? यूग्लिनोइड्स। उनके पास क्या मौजूद है? फ्लैजेला मौजूद है। तो ये नीचे डायग्राम में भी हमने मेंशन करके रखा है। आई थिंक आपको ये प्रॉपर्ली दिख भी रहा होगा। क्या मेरी बात समझे? पहली चीज आपको कॉन्सेप्ट में क्या करनी थी कि यहां सारे के सारे सिंगल सेल्ड होंगे, यूकैरियोट्स होंगे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल भी पाए जाएंगे। और कुछ के पास क्या होगा? सीलिया होगा, या कुछ के पास फ्लैजेला होगा, या कुछ के पास लोकोमोटरी ऑर्गन के तौर पे क्या मिलने वाले हैं? स्यूडोपोडिया मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं? स्यूडोपोडिया मिलने वाले हैं। और स्यूडोपोडिया बेटा कहां मिलेंगे? ये मिलेंगे अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स में। कहां मिलेंगे? अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स में। आई होप ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी, क्योंकि अगर क्लियर अभी भी नहीं हो रहा है बेटा तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट के साथ चलना है हमको। ठीक है, आ जाओ। अगली बात हम लोग करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। किंगडम प्रोटिस्टा में 3 बातें हमने ऑलरेडी अभी ऊपर करी। उन 3 बातों में मैंने बोला सिंगल सेल यूकैरियोट, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया होने ही वाला है क्योंकि भैया मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल है। कह रहे कुछ के पास सीलिया और फ्लैजेला भी पाए जाएंगे। ठीक है, फिर चौथी बात पे हम लोग आ जाएं। चौथी बात हमारी ये है कि ये प्राइमरली एक्वेटिक होंगे। क्या होगा बेटा? प्राइमरली एक्वेटिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखो, प्राइमरली एक्वेटिक बोल रहा है, ज्यादातर कैसे मिलने वाले हैं? सीधे सीधे एक्वेटिक होने वाले हैं।
अगली बात जो मैंने आपको अभी यहां पर नोट में बताई थी, याद है नहीं याद है, कि मोनेरा के साथ भी लिंक शो कर रहे हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के साथ भी लिंक शो कर रहे हैं। अब अगर यह बात आपको क्लियर थी तो जरा देखो, कह रहे इट इज अ लिंक विद द प्लांट एनिमल एंड फंजाई। अब प्लांट एनिमल फंजाई के साथ ये किंगडम मोनेरा के साथ भी थोड़ा बहुत लिंक शो कर रहे होंगे। मेरी बात समझे कि मोनेरा इवॉल्व हो रहे हैं तो प्रोटिस्टा में जा रहे हैं, प्रोटिस्टा इवॉल्व हो रहे हैं तो प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया में देखने को मिल रहे हैं। तो पांचवी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये हो जाएगी। क्लियर बात? अच्छा, अब छठी बात हमने वहां पर करी थी कि इनके पास जो रिप्रोडक्शन होगा बेटा ट्रू होगा। ट्रू रिप्रोडक्शन का मतलब यहां पर जाइगोट फॉर्मेशन भी होगा, गैमीट फॉर्मेशन भी होगा, ये सब चीजें भी देखने को मिलेगी। अब कह रहे हैं रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली भी करेंगे तो डेफिनेटली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी कर सकता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी कर सकता है, सेल फ्यूजन भी हो सकता है और जाइगोट फॉर्मेशन भी होगा। सेल फ्यूज करेगी और सेल फ्यूजन का मतलब गैमीट फ्यूजन होने वाला है और साथ साथ में क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन भी होने वाला है। अब जरा फोन देना मुझे, ठीक है? तो आई होप ये बात तो आपको समझ में आई होगी। चले भाई, चलो भाई, सब कुछ क्लियर चल रहा है ना? सब कुछ क्लियर चल रहा है, मुझे बताते रहिएगा टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। और आपकी जो क्वायरीज हैं वो भी आप यहां पर पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो भाई, चलो फिर से इसको हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं भाई। चलो फिर से कंटिन्यू कर देते हैं हम लोग, ठीक है? देखो भाई, थोड़े थोड़ा पढ़ते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट रिजॉल्व करते चलेंगे, क्योंकि थोड़े थोड़े से बहुत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थोड़े थोड़े से बहुत हो जाएगा, ठीक है? चलो भाई, डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होना है हम लोगों को, ठीक है? डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होना है, सब मजेदार यहां पर होने वाला है। अब आ जाते हैं कहां पर, इसके क्लासिफिकेशन पे। आई थिंक मैंने आपको क्लासिफिकेशन पहले से थोड़ा सा बताया था। मैंने कहा था कि जब कभी भी क्लासिफिकेशन करेंगे तो यहां पर आप बांट लेंगे बेटा किसमें, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोइड्स, इन सब में आप बांट के रखेंगे। क्लियर बात? अब जब बांट के रखेंगे तो थोड़ी सी जनरल बातें मैं फिर से करूंगा, ठीक है? तो आ जाओ मेरे साथ, जल्दी से नोट्स पे आ जाते हैं, ठीक है? अब आ जाओ भैया नोट्स पे, ठीक है? नोट्स पे जैसे ही आएंगे ध्यान रखिएगा मैं जो बोलने जा रहा हूं, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली, ठीक है? ध्यान रखिएगा। देखो, आपने यही तो कहा कि भैया आप क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो प्रोटिस्टा। क्या पढ़ रहे हो? प्रोटिस्टा, ठीक है? अब प्रोटिस्टा में जो ऑल ओवर ग्रुप बांटे गए वो कितने हैं बेटा? टोटल 5। ये पहला वाला, इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्राइसोफाइट्स। क्या नाम है? क्राइसोफाइट्स, ठीक है? दूसरा वाला आपने पढ़ा, इट इज डायनोफ्लैजिलेट्स। क्या है? डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है? डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है? उसके अलावा जो तीसरा वाला है, इट इज यूग्लिनोइड। क्या है? इट इज यूग्लिनोइड। क्या है? यूग्लिनोइड, ठीक है? हम 5 की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी शुरुआत में 3 की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? 3 की। यहां पर कितने दे रखे हैं? यहां पर 5। पहला क्या दे रखा है? क्राइसोफाइट्स। दूसरा क्या दे रखा है? डायनोफ्लैजिलेट्स। तीसरा क्या दे रखा है? यूग्लिनोइड्स। चौथा क्या दे रखा है? स्लाइमोइड्स। और पांचवा क्या दे रखा है? प्रोटोजोअन। मेरी बात समझे? अगर ये सारी बातें आपको ध्यान है तो हम लोग शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ 3 की बात करने वाले हैं। अब 3 की बात हम लोग क्यों करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। 3 की बात इसलिए, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला, ठीक है? इन तीनों की कुछ कॉमन बातें हैं। कुछ कॉमन बातें क्या हैं? पहली चीज तो ये, अब ये पहली चीज जरा ध्यान रखिएगा कि ये सारे के सारे फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो अगर ये फोटोसिंथेटिक हैं तो आप ये सीधा सीधा कह सकते हो कि सर इनके पास क्या क्लोरोप्लास्ट होगा? डेफिनेटली इनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा, क्योंकि मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल भी पाए जा रहे हैं, तो क्लोरोप्लास्ट तो होना ही है इनके पास। और अगर ये फोटोसिंथेटिक हैं और क्लोरोप्लास्ट भी है तो दूसरी चीज ध्यान रखने वाली है कि इनके पास बेटा क्लोरोफिल ए भी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा?
क्लोरोफिल ए भी पाया जाएगा। और अगर क्लोरोफिल ए पाया जाएगा तो तीसरी बात यह है कि ये वाटर को ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे? वाटर को ब्रेक करेंगे, मतलब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगी। और फोटोलिसिस ऑफ वाटर आपने पढ़ रखा होगा कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप हो जाता है, जहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, साथ साथ में ऑक्सीजन गैस बन के निकल जाती। मतलब अगर वाटर ब्रेक होगा तो ये क्या कर रहे होंगे? ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे होंगे। पक्का? इतनी बात अगर क्लियर है तो थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चलते चलेंगे तो बहुत ज्यादा आगे निकल के हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, अब इन तीनों ग्रुप की कुछ और चर्चा करेंगे कि पहले को यहां लिख देंगे, दूसरे को यहां लिख देंगे और तीसरे को यहां लिख देंगे। पहला वाला हमारे पास ये था बेटा क्राइसोफाइट। क्या था? क्राइसोफाइट। ठीक है, दूसरा वाला क्या था? क्या राइटिंग ठीक ठाक लिख ले रहे हैं? दूसरा वाला है डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, और तीसरा वाला जो हमारे पास है इट इज यूग्लिनॉइड। क्या है? यूग्लिनॉइड। क्लियर बात? तो अगर ये ज्यादा बड़ा हो रहा है तो मुझे बता दीजिएगा भाई। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो भाई। अब देखो ध्यान देना थोड़ा सा कि क्राइसोफाइट्स की जब हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनॉइड। ठीक है, अब देखो एक चीज थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहां पर। ठीक है, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा ध्यान देंगे हम लोग, क्योंकि ध्यान देने के लिए हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं। क्लियर बात? देखो भाई, पहली चीज तो ये सबके पास क्लोरोफिल होने वाला है। सबके पास क्लोरोफिल ए होगा, इनके पास भी क्लोरोफिल ए होगा और इनके पास भी क्लोरोफिल ए होगा। यह बात रट लेने वाली है कि अगर वो सवाल पूछे कि क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड तीनों के पास क्या क्लोरोफिल होता है? होता है। कौन सा होता है? ए वाला तो डेफिनेटली होता है। कौन सा होता है? ए वाला तो डेफिनेटली होता है। ठीक है, दूसरी बात क्राइसोफाइट्स की हम लोग ये करेंगे कि इनमें जो एग्जांपल्स हमको मिलने वाले हैं ये डेस्मिड्स और डायटम्स होंगे। क्या होंगे? डेस्मिड्स और डायटम्स। और इस डेस्मिड और डायटम्स में हम लोग डायटम्स की मेनली बात करने वाले। किसकी बात करने वाले हैं? मेनली बात करने वाले हैं। फिर कहते हैं कि भैया ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मरीन वाटर भी हो सकते हैं, दोनों जगह पाए जा सकते हैं। जबकि डाइनोफ्लैजिलेट के लिए हमको बात बताई जाएगी कि ये सिर्फ और सिर्फ मरीन मिलेंगे, मोस्टली मरीन मिलेंगे। और यूग्लिनॉइड्स के लिए बोला जाएगा कि ये कैसे होने वाले हैं? ये होंगे बेटा फ्रेश वाटर। कैसे होने वाले हैं? फ्रेश वाटर। बेसिक बातें हम अगर भूल जाएंगे तो हमारी खोपड़ी से क्या हो जाएगी? सारी चीज निकलने वाली है। क्लियर बात? ठीक है, तीसरी बात हम लोग करने वाले हैं कि इनके पास जो सेल वॉल होती है, क्या होती है? सेल वॉल। ये बेटा होती है किसकी? सिलिका की। किसकी बनी होती है? सिलिका की बनी होती है। दूसरी बात करते हैं डाइनोफ्लैजिलेट की, कहते हैं इनके पास सेल्यूलोज की प्लेट होती है। क्या होती है? सेल्यूलोज की प्लेट होती है। उसके बाद यूग्लिनॉइड्स में बोलते हैं कि इनमें भैया जी एब्सेंट होती है। क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो कहते हैं अगर एब्सेंट है तो बताओ पाया क्या जा रहा होगा? तो कहते हैं इनके पास बेटा पेलिकल मिलेगा। क्या मिलेगा? पेलिकल। अब अगर पेलिकल होगा तो पेलिकल की होने की वजह से ये फ्लेक्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल, मतलब लचीले होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि सेल वॉल सिलिका की है। कहां पर? क्राइसोफाइट्स में। डाइनोफ्लैजिलेट में सेल्यूलोज की प्लेट पाई जा रही है। यूग्लिनॉइड्स में एब्सेंट है, और अगर एब्सेंट है तो क्या मिल रहा है? पेलिकल मिल रही है। और पेलिकल होने की वजह से क्या होगा? ये बेटा फ्लेक्सिबल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई तो जल्दी से आते हैं थोड़ा और आगे। अब देखो यहां पर एक बात है कि जो क्राइसोफाइट्स होते हैं और क्राइसोफाइट्स के पास जो सेल वॉल होती है ये ओवरलैप्ड होती है। ओवरलैप का मतलब अगर एक पार्ट ये मौजूद है तो दूसरा पार्ट ऐसे होगा। मेरी बात समझे? दूसरा पार्ट इस तरह से होगा, मतलब ये आपस में ओवरलैप, मतलब अगर ये एक हिस्सा है तो दूसरा हिस्सा इसके ऊपर आएगा। जैसे कि आपने सोप बॉक्स के बारे में सुना होगा, तो ये ओवरलैप हो जाती। मेरी बात समझे? और ओवरलैप होने की वजह से ये इनडिस्ट्रक्टेबल हो जाती है, सिलिका से धंस जाती है और आसानी से टूटती भी नहीं है। उसके बाद एक बात और याद रखनी है कि इनके पास फ्लैजिला जैसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता। इनके पास फ्लैजिला क्या होगा बेटा?
एब्सेंट होगा। अगर एब्सेंट होगा तो ये क्या करेंगे बेटा, ये पैसिवली मूव करेंगे। क्या करेंगे, पैसिवली मूव करेंगे। और पैसिवली जो मूव करते हैं उनको बोलते हैं बेटा क्या, प्लैंकटन। क्या बोलते हैं, प्लैंकटन। जैसे आपने फाइटोप्लैंकटन के बारे में सुना होगा कि फाइटोप्लैंकटन वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पानी के साथ या पानी की धार के साथ पैसिवली मूव करते हुए चले जाते हैं। इनके पास भी फ्लैजेला सीरियस कोई स्ट्रक्चर पाया नहीं जा रहा है। तो वाटर में जो इनका लोकोमोशन या मूवमेंट होता है, मूवमेंट बोलेंगे, लोकोमोशन नहीं बोलेंगे, वो पैसिवली होता है। और पैसिवली होगा तो किसके साथ, वाटर करंट के साथ। जिधर जिधर पानी जाएगा उधर ही उधर ये भी चलते चले जाते हैं। क्लियर बात। और एक बात और है, ये बात है कि इनके बारे में बोला जाता है दीज आर द चीफ प्रोड्यूसर्स। क्या होंगे, चीफ प्रोड्यूसर्स होंगे। कहां पर, ओशियंस में चीफ प्रोड्यूसर। तो कुछ बेसिक बातें होंगी जो हमको किसी भी हाल में याद रखनी है, क्योंकि किसी भी हाल में याद रहेंगी तो ही किसी भी हाल में हमारा सवाल निकलने वाला है। आ जाओ जल्दी से, वापस हम लोग आ जाते हैं। क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, उसके अलावा यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोड्स और प्रोटोजोअन्स हमारे पास रखे हुए हैं। और ये सब के सब यहां पर बने हुए हैं। डायग्राम के तौर पे हमने बना भी रखा है यहां पर कि ये रहा पहला वाला हमारा क्या, क्राइसोफाइट्स, दूसरे वाले डायनोफ्लैजिलेट, तीसरे वाले स्लाइम मोड्स, फिर यूग्लिनॉइड्स, और साथ साथ में क्या मिल जाएंगे, ये जो नीचे डायग्राम बना है फोर्थ नंबर पे जो नीचे आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये यहां पर है स्लाइम मोड्स। क्या है, स्लाइम मोड्स। और आखिरी में क्या मिल रहा है बेटा आपको, प्रोटोजोअन्स। क्या मिल रहे हैं, प्रोटोजोअन्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब जरा देखो कि डायग्राम पे हमको नहीं जाना, डायग्राम हमारी एनसीईआरटी में दिया होगा, हमें वही काम का होगा, उससे ज्यादा की हम लोग कोई बात नहीं करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं बेटा क्राइसोफाइट्स पे। कहां आ जाते हैं, क्राइसोफाइट्स पे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब क्राइसोफाइट्स के बारे में अभी मैंने आपको चार्ट बना के समझाया कि बेटा ये फ्रेश वाटर भी होंगे और मरीन इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर रहे होंगे। इंपॉर्टेंट बात बनी कि नहीं बनी कि इनकी हैबिटेट क्या है, तो हैबिटेट के ऊपर सवाल हो गया। फिर मैंने बोला कि भैया ये पैसिवली फ्लोट करते हैं और माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे हमको नजर भी नहीं आने वाले। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप यूजली लगाइए, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगाइए ना थोड़ा वाइड देखने के लिए। यूजली माइक्रोस्कोप से दिख जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा इनका थोड़ा वाइड व्यू लेने के लिए। और कहते हैं ये पैसिवली फ्लोट कर रहे होंगे। कहां पर बेटा, वाटर करंट में। और जो भी पैसिवली फ्लोट करता है उसी को बोल देते हैं क्या, प्लैंकटन। क्या बोल देते हैं, प्लैंकटन। ये बात याद रखिएगा कि टर्म प्लैंकटन उन्हीं के लिए इस्तेमाल करा जाएगा जो पैसिवली फ्लोट करते होंगे। क्या करते होंगे, पैसिवली फ्लोट करते होंगे। कह रहे इनमें से ज्यादातर कैसे होते हैं बेटा, फोटोसिंथेटिक। कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक। अगर फोटोसिंथेटिक है तो इनके पास क्लोरोफिल ए तो डेफिनेटली पाया जा रहा होगा। यही बात अभी हम लोग पीछे भी करके आ चुके। क्लियर बात। उसके बाद कह रहे हैं इट इंक्लूड्स द डाइएटम्स एंड गोल्डन एल्गी। डेस्मिड्स और डाइएटम्स की बात होती है, गोल्डन एल्गी को ही क्या बोल देते हैं बेटा, डेस्मिड्स बोल दिया जाता। और जरा देखो यहां पर गोल्डन एल्गी का ये डायग्राम बना हुआ है, बट मैंने बोला कि यहां डायग्राम जो मैंने बताए हैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कि देखो ये स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी से रिलेटेबल जो नहीं होगा वो डायग्राम पे आपको ध्यान भी नहीं देना है। क्लियर बात। चलो भाई थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। ये डायग्राम हमारे पहले वाले जो बने, दीज आर द डाइएटम्स, जो आप साइड में यहाँ पे नीचे देख रहे हो, ठीक है, एकदम जो नीचे देख रहे हो, ये क्या होंगे, ये बेटा डाइएटम्स है। क्या है, डाइएटम्स, जो कि देख रहे हो कि कैसे कैसे दो लग रहा, दो पार्टिकल लगभग लग के मिल के बन रहे हैं। ठीक है, और नजर जो आ रहे हैं बेटा ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू है, वो आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर। क्लियर बात। ठीक है, तो हमने सीखा क्या, मरीन वाटर भी है, फ्रेश वाटर भी है, माइक्रोस्कोपिक है, वाटर में फ्लो करते हैं कैसे, पैसिवली, इसलिए नाम क्या मिला, प्लैंकटन मिला। क्लोरोफिल ए पाया जा रहा है, इसलिए क्या है, फोटोसिंथेटिक है। क्लोरोफिल ए है, इसका मतलब ये भी आप कह सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट भी, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या है, मेम्ब्रेनस बॉन्ड ऑर्गेनेल है। और मेम्ब्रेनस बॉन्ड ऑर्गेनेल खासियत होती है किसकी बेटा, यूकैरियोट्स की। इसमें आप लोग डाइएटम्स और डेस्मिड्स के बारे में बात करते हो, जिसमें हम लोग मेनली बात करेंगे किसकी, डाइएटम्स की। किसकी बात करेंगे, डाइएटम्स की। अब कह रहे हैं इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सिलिका की बनी होती है। क्या हमने ये बात अभी नहीं करी थी, डेफिनेटली हमने ये बात करी थी कि इनकी जो सेल वॉल होगी वो किसकी बनी होगी, वो सिलिका की बनी हुई होगी। कह रहे फॉर्मिंग द टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन द सोप बॉक्स। मेरी बात समझे नहीं समझे। अब जैसे कि आपको ये मैं दिखाता हूं, जैसे लाइक अ बॉटल। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें एक ऊपर का हिस्सा ये है, ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा है और ये नीचे वाला हिस्सा है।
इस नीचे वाले हिस्से में ये ऊपर वाला हिस्सा तभी फिट हो सकता होगा जब इनके पास ये ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर पाए जा रहे होंगे। मतलब ऊपर वाला जो ये वाला इसका जो डायमीटर होगा, ये थोड़ा, इसका जो डायमीटर होगा थोड़ा वाइड होगा, जबकि इसका जो डायमीटर होगा वो थोड़ा कम होगा। ऐसा होने से एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाएंगे, ये ओवरलैप कर देंगे। क्या कर जाएंगे, ओवरलैप। तो इसीलिए यहां पर भी हम बात बोल रहे हैं कि बिल्कुल सोप बॉक्स की तरह क्या हो जाते हैं, ये ओवरलैप हो जाते हैं और इनडिस्ट्रक्टेबल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं जो टूटती ही नहीं। मेरी बात समझे नहीं समझे। और फिर डायटम्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ओशियंस में जो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं बेटा वो कौन से होते हैं, वो होते हैं डायटम्स। क्या होते हैं, डायटम्स। इसी पे आप जरा देखो कि एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ये कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर एज द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस। ओशियंस में चीफ प्रोड्यूसर्स भैया कौन होते हैं, ओशियंस में चीफ प्रोड्यूसर्स के बारे में पूछा गया, 2018 नीट का सवाल है। तो जरा देखो, साइनोबैक्टीरिया, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड या डायटम। तो अभी तो आपने पढ़ा ना यहां पर डायटम्स, मेरी बात समझे समझे। तो बस इस तरह से यहां पर सवाल बना दिया जाता है ना। तो बहुत ज्यादा पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हम उतना ही पढ़ते जिससे हमारा सवाल निकल जाता और एनसीईआरटी हमारे लिए इनफ हो जाती। बाकी जो बाहर की रिक्वायरमेंट होती वो तो हमें हमारे मेंटोर से मिल ही जाता है। मेरी बात समझे नहीं समझे, ठीक है। चलो भाई आगे आ जाते हैं। अब हम लोग डायटम्स की बात करने वाले, क्योंकि हमने कहा था मेनली हम लोग किसकी बात करेंगे, डायटम्स की बात करेंगे। और इनको इंपॉर्टेंट समझ के पढ़िएगा बेटा, क्या इंपॉर्टेंट समझ के पढ़िएगा, क्योंकि सवाल इन्हीं के ऊपर दागे जाते हैं, धम धम करके सवाल इन्हीं के ऊपर मिल जाते हैं। क्लियर बात। अब कह रहे हैं बेटा सिलिका की सेल वॉल होती है, क्या होती है, सिलिका की सेल वॉल होती है और दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स बनाती है जो आपस में फिट हो जाती हैं, जैसे कि सोप बॉक्स में। चीफ प्रोड्यूसर्स की बात हम लोगों ने कर रखी थी। अब चीफ प्रोड्यूसर्स हैं, उसके अलावा सिलिका की वॉल है। अब देखो होता क्या है, बिलियंस ऑफ सालों तक ये वहां पर पैदा होते रहे हैं और वहीं पर मरते रहे। जैसे कि भाई आप सपोज करो कि कोई चीज यहां पर पड़ी, ठीक है, फिर ये खत्म हो गई तो ये पड़ी रह गई नीचे, इसके ऊपर नए आ गए, उसके ऊपर नए आ गए, उसके ऊपर नए आ गए। तो ऐसे आते आते क्या हो जाता है, पूरे के पूरे बड़े बड़े पहाड़ बन के तैयार हो जाते हैं। और अगर यही काम बेटा डायटम्स कर रहे होंगे, कौन कर रहे होंगे, डायटम्स अगर यही काम कर रहे होंगे और बिलियंस ऑफ ईयर तक होता चला जा रहा होगा, तो ऐसे हिस्से को या ऐसे बड़े से बन गए पहाड़ को जो कि ओशियंस के अंदर होंगे, उनको बोलेंगे बेटा क्या, डाईएटोमीशियस अर्थ। क्या बोलेंगे, डाईएटोमीशियस अर्थ। बिल्कुल हाईलाइटेड पॉइंट है। डाईएटोमीशियस अर्थ का फॉर्मेशन कौन करते हैं, डायटम्स करते हैं। और ये डायटम्स अपनी हैबिटेट पे डिपॉजिट होते रहते हैं बिलियंस ऑफ ईयर तक। और जब ये डायएटोमीशियस अर्थ बन के तैयार होती है तो हम लोग ठहरे मतलबी लोग, हमको चाहिए बस क्या, हर जगह फायदा। तो हम पहुंच जाते हैं क्या बेटा, फायदा लेने के लिए। और हम कहते हैं कि जो ये डायएटोमीशियस अर्थ है इसको एकदम पीस लिया जाए, एकदम पाउडरी बना लेंगे। और पाउडरी बनाने के बाद उसको इस्तेमाल करेंगे पॉलिशिंग में या ऑयल्स या सिरप के फिल्ट्रेशन में इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बन जाता, क्योंकि इनका कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी हो जाता, हमारे फायदे में हो जाते। और एक नया शब्द आपको यहां पर मिला बेटा, क्या, डायएटोमीशियस अर्थ। क्या मिला, डायएटोमीशियस अर्थ। क्या इतनी बात सबको क्लियर हुई, क्या इतनी बात सबको क्लियर हुई? जितने भी लोग हो भाई, क्या सभी लोगों को ये बात क्लियर है? मैं चैट सेक्शन में हूं भाई, मैं चैट सेक्शन में हूं। जल्दी से बोल दो, जल्दी से बोल दो, क्या सभी को क्लियर हो रही है बात? चलो भाई, आई होप ये बात क्लियर होगी सभी लोगों को। और जल्दी से हम लोग कंटिन्यू करते हैं फिर आगे से भाई, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, चलो भाई, अभी सभी लोगों को क्लियर चल रहा है, एकदम मजे में, एकदम समझ में आ रहा है, एकदम है कि नहीं है? चलो भाई, ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा और हम लोग बढ़ाते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में, क्योंकि हमने पढ़ लिए क्या, हमने पढ़ लिए क्राइसोफाइट्स। क्या पढ़ लिए, क्राइसोफाइट्स। और क्राइसोफाइट्स के बारे में आपको मैं बहुत सारी बातें ऑलरेडी नोट में बता चुका था कि क्लोरोफिल ए पाया जाता है, मरीन होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। तो हम लोग बात करने वाले थे किसके बारे में, डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले थे भाई, डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। तो डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में
मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये कैसे होंगे बेटा, मोस्टली मरीन्स होंगे। कैसे होंगे, मतलब एक्वाटिक इन्वायरमेंट में रहने वाले होंगे, और साथ साथ में कैसे होंगे बेटा, फोटोसिंथेटिक होंगे। ये बात भी मैंने आपको पीछे क्लियर कर दी थी। क्लियर बात। अब कह रहे हैं कि ये जो होंगे डिफरेंट कलर के भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, डिफरेंट कलर के भी हो सकते हैं, और वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इनके पास मेन पिगमेंट कौन सा है। समटाइम दे अपीयर्स येलो, समटाइम ग्रीन, समटाइम ब्राउन, समटाइम ब्लू, और रेड भी देखने को मिल जाते हैं। और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट इन द सेल। मेरी बात समझे नहीं समझे, कि मेन पिगमेंट कौन सा है उस बात पे ये बात डिपेंड करने वाली है कि ये कैसे नजर आने वाले हैं। और मैंने आपको बोला था कि इनके पास सेल्यूलोजिक प्लेट मिलने वाली है, कि स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट होती है, एकदम टाइट सी एकदम सेल्यूलोजिक प्लेट देखने को मिलेगी। कहां पर, इनकी आउटर सरफेस पे। कहां पर बेटा, आउटर सरफेस के ऊपर। अब जो आप यहां पे छोटा छोटा डायग्राम इनका देख रहे हो, तो जरा ध्यान दो कि इनके पास ये जो स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, ये देखो सेल्यूलोजिक प्लेट मिल रही, जो आप ये यहां पे देख रहे हो, ये जो डायग्राम जो मैंने हाईलाइट करा, ये ब्लैक जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इट इज सेल्यूलोजिक प्लेट। ये क्या है, क्योंकि आपको यहां पर एकदम डार्क सा स्ट्रक्चर भी उभरा सा नजर आ रहा है, उसमें निकला हुआ, उसी को बोल रहे हैं क्या बेटा, सेल्यूलोजिक प्लेट। क्या बोल रहे हैं, सेल्यूलोजिक प्लेट। क्लियर बात। अब देखो डायनोफ्लैजिलेट्स के बाद हम ये बात करते हैं कि इनके पास बेटा दो फ्लैजिला होते हैं। क्या होते हैं, दो फ्लैजिला होते हैं। अब अगर इनके पास दो फ्लैजिला हैं तो उन दोनों फ्लैजिला में एक जो होगा बेटा लॉन्गिट्यूडनल होगा, जबकि एक कैसा होगा, ट्रांसफर होगा, और साथ साथ में दोनों प्लेट के बीच में एक गड्ढा भी, एक फरो भी देखने को मिल जाएगा। एक मेरी बात समझे, वहां पर एक उभरा से गड्ढे का जैसे स्ट्रक्चर नजर आता है, उसको बोलते हैं क्या बेटा, वहां पर फरो। एक्चुअल में वो दबा हुआ हिस्सा होता है। क्या होता है, दबा हुआ, गहरान में थोड़ा हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं क्या, फरो। अब जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर है, तो इसमें दो फ्लैजिला होंगे। एक फ्लैजिला ऐसे सीधा होगा और एक फ्लैजिला कैसा होगा, इस तरह से होगा। मेरी बात समझे नहीं समझे, एक लॉन्गिट्यूडनल होगा और एक कैसा मिलेगा आपको, ट्रांसवर्स मिलेगा। कैसा मिलेगा, ट्रांसवर्स मिलेगा। क्लियर बात। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो दोनों फ्लैजिला है उनकी पोजीशन पे सवाल अगर बनाएगा तो एक लॉन्गिट्यूडनल मिल गया और एक कैसा हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो ये वाले कैसे हैं, ये भैया दो फ्लैजिला वाले। क्या वाले हैं, दो फ्लैजिला वाले। उसके बाद हम लोग रेड डायनोफ्लैजिलेट्स की बात कर लें। जैसे कि आप यहाँ पे रेड टाइड देख रहे हो, यहाँ पर जो समुद्र बना है मेरे साइड में पीछे नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये रेड टाइड दिख रहा है ना, पूरा का पूरा रेड बना जा रहा है। तो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से ऐसा होता है। अब ऐसा क्यों हो गया कि इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर है, इतना बड़ा जो समुद्र है, वो पूरा लाल कर दिए? तो इसकी वजह है कि ये बेटा रैपिड मल्टीप्लिकेशन करने की टेंडेंसी रखते हैं, और इतना डिवाइड करते कि मार पूरा समुद्र ही क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। मतलब टाइड्स वहां पर छोटी मोटी लहरें जो आ रही होंगी वो कैसी दिखेंगी, वो एकदम रेड कलर की दिखेंगी। तो अब इसकी वजह है क्योंकि ये बेटा टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। यहां पर पहली बात तो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, इनके पास मेन पिगमेंट किस कलर का है, रेड कलर का है, और रेड कलर के पिगमेंट होने की वजह से ये लाल लाल नजर आ रहे हैं, रैपिड मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसीलिए पूरे में फैले जा रहे हैं, और ये पॉइजन या टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं, जैसे कि फिशेस के लिए। और मरीन एनिमल्स आप इंक्लूड कर लो क्योंकि सब कुछ वहीं पर पाया जा रहा होगा, तो उनकी इवन डेथ भी हो जाती है। मेरी बात समझे। जैसे आपने अलगल ब्लूम के बारे में पढ़ा था, याद नहीं याद है? अभी पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं किसके बारे में, किंगडम मोनेरा में अलगल ब्लूम के बारे में। यहां पर भी कुछ उसी तरह से है कि रेड डायनोफ्लैजिलेट रैपिड मल्टीप्लिकेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो सी होता है वही रेड हो जाता है, और कहते हैं रेड टाइड्स बन रही हैं। तो उस टाइम ये पानी बहुत ही पॉइजनस होता है, इवन ह्यूमन बीइंग के लिए भी पॉइजनस हो सकता है। तो बोल रहे हैं मरीन एनिमल जैसे कि फिशेस हैं, तो इन सब के लिए ये सब टॉक्सिन्स की तरह यहां पर काम करेगा। और ये रेड डायनोफ्लैजिलेट का एनसीईआरटी
एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल मेंशन कर रखा है, उसका नाम क्या है, गोनियोलेक्स। क्या नाम है बेटा, गोनियोलेक्स। तो इसका नाम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गोनियोलेक्स की चर्चा यहां पर हुई है, कहीं पर भी पूछे तो रेड टाइड कौन क्रिएट करेगा, गोनियोलेक्स क्रिएट करेगा। नाम पे पूछे तो नाम पे बताइए, और रेड डायनोफ्लैजेलेट्स पे पूछे तो रेड डायनोफ्लैजेलेट के बिहाफ पे बताइए। मेरी बात समझे नहीं समझे, जैसे सवाल हमारे होंगे हमारा वैसे ही जवाब होने वाला है। मेरी बात समझे, जैसे सवाल होंगे वैसे ही जवाब होगा। मेरी बात समझे नहीं समझे। ऐसे इसी तरह से एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या कहानी है कि एक गांव में एक शिक्षा मंत्री जो थे वो पहुंच गए, ठीक है। और जो शिक्षा मंत्री थे वो उन्होंने बोला कि अगर हम इस गांव में आए हैं तो यहाँ का एक विद्यालय है, आसपास में कोई स्कूल था, तो बोले कि हम आज वहाँ पर विजिट करेंगे, ठीक है। देखो होता क्या है, जो मतलब नेता वेता लोग होते हैं ना, ये थोड़ा सा रोले के चक्कर में रहते हैं और कभी कभी अपनी बेइज्जती भी करा लेते हैं, ठीक है। देखो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर एक स्कूल में बच्चा था, ठीक है। ये बच्चा सवाल पे सवाल इतना करता था, टीचर परेशान रहता था इस बच्चे से, ठीक है। तो उस दिन क्या था, वहाँ पर ये शिक्षा मंत्री वहां पर पहुंचे। मैं बता रहा हूँ जैसा सवाल होता है हमारे वैसे ही जवाब होने चाहिए, ठीक है। तो ये शिक्षा मंत्री क्या थे, ये वहां पहुंचे। जब ये वहां पहुंचे तो अब इन्होंने सोचा कि जो है ना ये छोटे छोटे बच्चे हैं तो ऐसा सवाल पूछेंगे, सवाल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई तुक नहीं है, ठीक है। ऐसा सवाल पूछते हैं और ये बच्चे ये क्या ही जवाब देंगे। और ये जो क्लास का एक शैतान बच्चा था जो एकदम टीचरों के दम करा रहता था, सवाल कर करके एकदम पीछे पड़ जाता था कि नहीं गुरुजी बताओ, कैसे नहीं बताओगे तुम हमको, तुम्हें घर जाने नहीं देंगे। तो इन टीचरों ने क्या करा, उसको पीछे बैठा रखा था कि तू अपना मुंह बंद करके बैठना, अगर तू आज बोला और सबकी बेइज्जती हुई तो तेरी कुटैया बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये साहब स्कूल के अंदर पहुंचे, मतलब शिक्षा मंत्री स्कूल के अंदर पहुंचे, तो क्लासरूम में, उसी क्लासरूम में ये पहुंच गए। अब जब ये उसी क्लासरूम में पहुंचे तो इन्होंने एक सवाल बच्चे से पूछा, मतलब जितने ही बच्चे वहां पर बैठे थे ऑल ओवर, सबसे एक सवाल पूछा कि ये बताओ अगर तुम इतने ही पढ़ने में अच्छे हो, और मतलब देखो अब खुद हो चाहे ना हो, लेकिन सवाल इनको पूछना है क्या, अच्छा वाला, ठीक है। ये किसकी मेंटेलिटी चेक कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं बच्चों की मेंटेलिटी। तो इन्होंने बच्चे से बोला कि ये बताओ साहब कि अगर मैं लखनऊ से कोलकाता फ्लाइट से जाता हूं और 3 घंटे या 2 घंटे में पहुंच जाता हूं, ठीक है। अब वो 3 घंटे 2 घंटे में पहुंचते हैं नहीं पहुंचते पता नहीं, और फिर मैं कोलकाता से चलता हूं चेन्नई के लिए और वहां पर 1 घंटे में पहुंच जाता हूं, और चेन्नई से दिल्ली के लिए निकलता हूं तो वहां पर मुझे लग जाता है 2 घंटा, और दिल्ली से लखनऊ वापस आने में मुझे लगता है आधा घंटा। अब सारे के सारे लोग बैठ के कैलकुलेट कर रहे थे, तो बोले कि ये बताओ मेरी उम्र कितनी है, बोले ये बताओ मेरी उम्र कितनी। अब तुम जरा देखो कि सवाल कैसा है और पूछ क्या रहे हैं, वो उम्र पूछ रहे हैं। तो जितने भी मैथ के टीचर थे, बस फिजिक्स वाला टीचर एकदम लगाए पड़ा, स्पीड वेलोसिटी एकदम प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे उड़ा होगा, ये वो कौन सी वेलोसिटी होगी, और साहब की उम्र क्या है। तो सारे के सारे एकदम भौचक्का कि ये सवाल पूछ लिया, और शिक्षा मंत्री ने सवाल पूछा और पूरी क्लास में किसी को नहीं मालूम। शिक्षा मंत्री सवाल पूछ रहे हैं और पूरी क्लास में टीचर तक को जवाब नहीं मालूम। तो ये लोगों को लगा ये तो शर्म की बात कि शिक्षा मंत्री आज ही हमारे स्कूल आए थे और ये सवाल पूछ लिया और कोई टीचर भी जवाब, बच्चा तो छोड़ो टीचर भी जवाब नहीं दे पा रहा। तो भाई साहब एक बच्चा वही वाला पीछे से खड़ा हुआ, कह रहा सर आपकी उम्र है 42 साल, और एग्जैक्ट 42 साल ही थी। ये सारे के सारे टीचर भागे उसके नोट की तरफ, किसने कौन सा फॉर्मूला लगाया और वेलोसिटी और टाइम से वो भैया उनकी उम्र बता दी। उसकी नोटबुक देखी तो कुछ नहीं लिखा, एकदम सफा चट। तो अब ये शिक्षा मंत्री बोले कि ये बताओ तुमने कौन सा फॉर्मूला लगाया जो तुमने मेरी उम्र बता दी। तो कह रहा सर इसमें फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं थी। बोले कैसे फॉर्मूले की जरूरत नहीं थी। तो कहने लगा कि सर जिस तरह से आपने सवाल पूछा उसी तरह से मैंने आपकी उम्र बता दी 42। लेकिन कैसे बताई। कहने लगा कि सर मेरे घर में मेरा एक बड़ा भाई है, 21 साल का है, आधा पागल है बस, और आप मुझे पूरे पागल लगे इसीलिए मैंने आपकी उम्र कितनी बता दी, 42 साल बता दी। मेरी बात समझे नहीं समझे। जैसा सवाल हमारा वैसा जवाब। हम आपको मॉडल बता रहे हैं यहाँ का कि वो जैसा सवाल पूछेगा हमें क्या करना है, हमें बस वैसा ही जवाब देना है। मेरी बात समझे नहीं समझे। तो मंत्री जी की उम्र कितनी थी, 42 साल। भाई आधा पागल 21 साल का, मंत्री जी 42 साल के पूरे पागल थे। मेरी बात समझे नहीं समझे। चलो आ जाओ हम लोग अपने टॉपिक में वापस से आ जाते हैं, ठीक है। चलो भाई अभी हम लोग यूग्लिनॉइड पे आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, यूग्लिनॉइड्स पे आ जाते हैं, ठीक है। चलो भाई लाइव सेशन चल रहा है, ठीक है। देखो भाई ध्यान देना यार, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मजे भी होने चाहिए क्लास में, ठीक है। अब देखो यूग्लिनॉइड्स पे ध्यान दीजिएगा। यूग्लिनॉइड की एक खास बात होती है। यूग्लिनॉइड की क्या होती है बेटा, एक खास बात होती है
अब क्या खास, देखो हमने दो चीजें पढ़ ली, हमने क्राइसोफाइट्स भी पढ़ लिए, क्लियर बात, क्राइसोफाइट्स भी पढ़ लिए, और हमने डाइनोफ्लैजिलेट्स भी पढ़ लिए, क्लियर बात, क्राइसोफाइट्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ लिए। एक बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि यूग्लिनॉइड के पास बेटा क्लोरोफिल बी भी पाया जाता। क्या पाया जाता? क्लोरोफिल बी। आपको मैंने बताया था कि सब में क्लोरोफिल ए मिलेगा, ठीक है डेफिनेटली, लेकिन क्लोरोफिल बी किस में मिल जाएगा? यूग्लिनॉइड में क्लोरोफिल बी भी मिल जाएगा, क्लियर बात। अच्छा, अभी आपने डाइनोफ्लैजिलेट्स में पढ़ा कि भैया वहां पर दो तरह के फ्लैजिला पाए जा रहे थे, है ना? क्या दो? अभी देखो पीछे हम लोग पढ़ के आए, ठीक है, एक कैसा था बेटा? लॉन्गिट्यूडनल था, और एक कैसा था बेटा? ट्रांसवर्स था। दो फ्लैजिला थे, एक कैसा था? लॉन्गिट्यूडनल था, और एक कैसा था? ट्रांसवर्स था। ऐसा है कि नहीं है? लेकिन अब थोड़ा यहां पर आ जाओ, यहां पर बोलेंगे कि इसके पास भी दो फ्लैजिला होंगे, लेकिन दोनों के दोनों बेटा होंगे अनइक्वल। कैसे होंगे? अनइक्वल। अब जरा देखो कि इसके छोटे से डायग्राम को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, यहां पर नन्हा मुन्ना सा बना लेते हैं अपने समझने के लिए, अपने समझने के लिए, ठीक है। जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फ्लैजिला तो ये लॉन्ग होता है, लेकिन जो दूसरा वाला होता है वो शॉर्ट रह जाता है, एकदम ऐसा। तो हम लोग बोलते हैं कि इनके पास बेटा क्या है? इनके पास टू अनइक्वल फ्लैजिला है। क्या है? टू अनइक्वल फ्लैजिला पाए जा रहे हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कितने फ्लैजिला होते हैं? दो होते हैं, और दोनों के दोनों कैसे होते हैं बेटा? अनइक्वल होते हैं, क्लियर बात, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फिर हमने आपको बताया था कि इनके पास सेल वॉल नहीं मिलेगी, सेल वॉल नहीं होगी, कह रहे हैं इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की बजाय एक प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है, उसको बोलते हैं बेटा क्या? पेलिकल। क्या बोलते हैं? पेलिकल। ये बात मैंने पहले ही नोट में आपको बना के समझा दी थी, और कह रहे हैं इसी पेलिकल के होने की वजह से इनकी बॉडी एकदम लचीली, एकदम फ्लेक्सिबल, एकदम ऐसे घूम जाए, ऐसे घूम जाए, ऐसे घूम जाए, क्योंकि सेल वॉल स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? रिजिड हो जाएगा, और जो मूवमेंट उसका होगा वो हो नहीं पाएगा। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर पेलिकल पाया जा रहा है, और पेलिकल क्या बना देगा? इसको लचीला बना देगा, क्लियर बात। अब कह रहे हैं दे हैव द टू फ्लैजिला। अब दो फ्लैजिला होंगे, कैसे होंगे? अनइक्वल। एक शॉर्ट होगा और एक कैसा होगा बेटा? लॉन्ग होगा। कैसा होगा? शॉर्ट होगा, और एक कैसा होगा? लॉन्ग होगा। आई थिंक ये बात भी आपको पल्ले पड़ गई होगी, ठीक है। अब ध्यान दो, थोड़ा सा हम लोग और आगे चलेंगे। डायग्राम यहां पर बना रखा है। अब डायग्राम अगर हम लोग बनाने की बात करें तो डायग्राम तो बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन डायग्राम सिर्फ उतने ही पढ़ेंगे हम जितने हमारे एनसीईआरटी ने हमको दिए हैं। मेरी बात समझे नहीं समझे? अब देखो इसके ऊपर ये पेलिकल लेयर दिखा दी गई, जो कि मेरे पीछे ही डायग्राम बनाए, तो कि आप देख लो इधर साइड से हटके। नीचे पेलिकल मैंने हाईलाइट कर दिया। उसके अलावा देखो कह रहे हैं इसके पास एक शॉर्ट फ्लैजिला है। क्या है? एक शॉर्ट फ्लैजिला है। उसके अलावा क्या है? एक लॉन्ग फ्लैजिला है। ऐसा है कि नहीं है? उसके अलावा ये स्ट्रक्चर आई स्पॉट है, लाइट के लिए रिसेप्टर्स होता है, ये आई स्पॉट हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा ये स्ट्रक्चर पे लाइट डिटेक्टर हो जाएगा। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, उसके अलावा पैरामाइलन ग्रेन्यूल्स होंगे। ये स्टोर्ड फूड होता है इनका, लेकिन हमें इस पैरामाइलन ग्रेन्यूल्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं चाहिए, क्योंकि हमसे एनसीईआरटी नहीं पूछ रही, ना ही हमसे ऐसा कोई सवाल पूछा जाने वाला है। क्या ये बात इतनी क्लियर हो गई? अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो उतनी बात भी क्लियर कर लेंगे जितनी एनसीईआरटी कह रही है। तो जल्दी आओ, थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। यूग्लिनॉइड्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। कहते हैं दे आर द फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब देखो, अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये एक ऑटोट्रॉप है। ऑटोट्रॉप का मतलब जो अपना ऑटो खुद चलाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो अपना फूड क्या करे बेटा? खुद ड्राइव करे। तो हमसे कहते हैं यूग्लिनॉइड का न्यूट्रिशन बता दीजिए। तो यूग्लिनॉइड का जो न्यूट्रिशन होता है बेटा, ये होता है मिक्सोट्रॉपिक। क्या होता है? मिक्सोट्रॉपिक। अच्छा, मिक्सोट्रॉपिक क्यों मैंने बोला? मिक्सोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि जिनके अंदर बेटा टेंडेंसी हो ऑटोट्रॉपिक भी हो, और साथ साथ में कैसी हो? हेट्रोट्रॉप भी हो। ये ऑटोट्रॉप भी होते हैं, और किसकी तरह? प्रीडेटर की तरह भी काम करेंगे। किसकी तरह करेंगे? प्रीडेटर। इसीलिए हमने इनके लिए नाम क्या दिया? इनके लिए नाम दिया क्या बेटा? मैंने मिक्सोट्रॉपिक। क्या नाम दिया? मिक्सोट्रॉपिक। तो याद रखिएगा कि अगर कोई मिक्सोट्रॉपिक मिला था तो कौन थे वो आपके लिए? यूग्लिनॉइड थे। कैसे थे? तो देखो ये फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या होंगे? ऑटोट्रॉपिक होंगे। करे लेकिन अगर सनलाइट मौजूद ना हो, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, मतलब इनके पास देखो लाइट रिसेप्टर मौजूद थे, तो लाइट की मौजूदगी इनको बताएगी कि फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं होगा। अब कह रहे हैं कि अगर सनलाइट नहीं होगी तो दे बिहेव्स लाइक द
हेट्रोट्रॉप्स, अब अगर हेट्रोट्रॉप होगा तो ये प्रिडेशन करेगा, मतलब अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म को मार मार के खाएगा। और कहते हैं इनके पास जो पिगमेंट्स होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जो बेटा हायर प्लांट्स के पास होगा। और मैंने आपको बोला था कि यूग्लिनोइड्स जो होंगे इनके पास क्लोरोफिल बी भी पाया जाएगा। सबके पास क्लोरोफिल ए था, इनके पास क्लोरोफिल बी भी होगा। और यूग्लिनोइड्स का सीधा सीधा एग्जांपल यूग्लिना, क्या भैया, यूग्लिना। अब ये यूग्लिना का यहां डायग्राम बना हुआ है, तो हमको कह रहे हैं कि भैया ये रहा इनके पास फ्लैजेला, और फ्लैजेला के पास एक स्ट्रक्चर स्टिग्मा पाया जा रहा है, उसके अलावा रिजर्वायर्स पाए जा रहे हैं, न्यूक्लियस भी है, उसके अलावा न्यूक्लियोलस भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है, पेलिकल दिखा दिया और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी दिखा दिया। इतने लेबलिंग की हमें जरूरत मेरे हिसाब से नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर लेबलिंग में बहुत ज्यादा नहीं दे रखा है। अब ये ग्रीन ग्रीन नजर कैसे आते हैं, तो ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, जो कि वो इलेबोरेट डायग्राम आप देख पा रहे हो, वहां पे जो इलेबोरेटेड बना हुआ है, हम इलेबोरेटेड की बात नहीं कर रहे हैं, क्लियर बात। लेकिन हाँ, साथ ही साथ में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अगले वाले क्या है बेटा, स्लाइम मोल्ड्स। क्या है, स्लाइम मोल्ड्स। अब देखो स्लाइम मोल्ड्स के बारे में कुछ बातें मैं आपको बता दूं, फिर हम लोग यहां पर आते हैं, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स के बारे में कुछ बातें बताएंगे और कुछ बातें बताने के बाद फिर सारी बात हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब देखो जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, हम लिख देते हैं यहां पर, जो स्लाइम मोल्ड्स हैं ये बेटा डेड सब्सटेंस पे रहने वाले हैं। कहां रहने वाले हैं ये डेड सब्सटेंस पे मिलने वाले हैं। डेड डिकेइंग मैटर जो होगा ये वहां पर होगा। तो अगर ये डेड डिकेइंग मैटर तो कैसे होंगे, ये होंगे बेटा सैप्रोफाइट्स। कैसे होंगे ये होंगे सैप्रोफाइट। कैसे होंगे, सैप्रोफाइट। आई होप ये बात तो क्लियर हो गई कि डेड डिकेइंग मैटर पे मिलेगा तो कैसा होने वाला है, ये सैप्रोफाइट होने वाला है, क्लियर बात। उसके बाद एक चीज और है कि इनके पास बेटा सेल वॉल नहीं होगी, क्लियर बात। सेल वॉल क्या होगी, एब्सेंट। तो सेल वॉल की हम कोई चर्चा ही नहीं करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज क्या है जरा ध्यान दीजिए। जैसे कि ये आप लीफ बना लो, यहां पर क्या बना लो, ये आप लीफ बना लो। तो ये जो लीफ है, जैसे डेड डिकेइंग मैटर, ये लीफ बना लिया आपने। अब ये जो स्ट्रक्चर है किसका, स्लाइम मोल्ड का, वो इसी के ऊपर रहता है, ये इसी के ऊपर पड़ा होगा। ये मल्टी न्यूक्लियड स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा, मल्टी न्यूक्लियड स्ट्रक्चर होगा, जो कि रिप्रेजेंट करा जा रहा होगा एक नाम से। इसका नाम क्या है, इट इज प्लाज्मोडियम। क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। आप कहोगे ये वही प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया कॉज करता है, जो अभी हम लोग प्रोटोजोन्स में पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है। प्लाज्मोडियम एक तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है। प्लाज्मोडियम का मतलब कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो कैसा हो, मल्टी न्यूक्लिएट हो जाए। तो अब अगर कोई, इफ देयर आर स्ट्रक्चर विद मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, नाम देकर। वो नाम क्या रखेंगे इसका बेटा, प्लाज्मोडियम। क्या रखेंगे, प्लाज्मोडियम। अब होता यह है कि जब इस पत्ती के ऊपर ये मौजूद है तो लंबे समय तक मौजूद रहेगा, और जब लंबे समय तक मौजूद रहेगा तो इसका मतलब ये पत्ती को पूरा का पूरा क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। अब ये पत्ती को पूरा अगर कवर कर लेगा तो आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा, आने वाले टाइम में तो पत्ती खराब हो जाएगी। और अगर ये पत्ती पूरी खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसने पूरा कंप्लीट उसको डाइजेस्ट कर दिया होगा। और डाइजेशन कैसा होगा, ये अपने एंजाइम बाहर छोड़ रहा होगा, एंजाइम के छोड़ने की वजह से पत्ती डिग्रेड हो जाती है। इसका मतलब डाइजेशन कैसा है, इसका डाइजेशन बेटा एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। कैसा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। आपसे पूछे ह्यूमन का डाइजेशन कैसा होता, तो ह्यूमन का डाइजेशन भी बेटा एक्स्ट्रा सेलुलर ही होता। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब जरा देखो कि जब सारा का सारा खाना खत्म हो जाएगा, तो सारा खाना खत्म होगा तो फूड फिनिश होने के बाद कंडीशन बेटा आ जाएंगी अनफेवरेबल। क्या आ जाएंगी, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल कंडीशंस तभी आती हैं जब टेम्परेचर बढ़ जाए, या ये कह दो मतलब टेम्परेचर में चेंज हो जाए, या पीएच में चेंज हो जाए, या फूड खत्म हो जाए, तभी बोला जाता है कंडीशंस कैसी आ गई, अनफेवरेबल आ गई। अब जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो उस दौरान ये क्या करेगा, अपनी फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा। क्या बनाएगा, अपनी फ्रूटिंग बॉडी। अनफेवरेबल कंडीशन में ही क्या बनाता है ये बेटा, फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है।
और ये जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं, जैसे कि तुम इस तरह से देख लो कि ये ऐसी बड़ी बड़ी ये फ्रूटिंग बॉडीज बन जाती हैं। अब फ्रूटिंग बॉडीज के पास जो होते हैं ये पाए जाते हैं बेटा स्पोर्स, और स्पोर्स का जो डिस्पर्जल होता है, क्या होता है डिस्पर्जल, वो कैसे हो जाता, वो बेटा विंड से होता। कैसा होता, वो हवा के झोंके चलेंगे तो हवा के झोंके से इनके स्पोर्स का क्या हो जाएगा, डिस्पर्जल हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखनी कि जो इनके स्पोर्स होंगे, इनके स्पोर्स के पास क्या पाई जाएगी बेटा, ट्रू वॉल पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, ट्रू वॉल पाई जाएगी। और ट्रू वॉल होने की वजह से कितनी भी एडवर्स कंडीशन हो जाए ये स्पोर डिस्ट्रॉय होने वाला नहीं है। मतलब ये अगली पीढ़ी को लाने की जिम्मेदारी, अगली पीढ़ी को लाने का ठेका ले रखा उसी ने, इसीलिए ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। मेरी बात समझे? तो कुछ मोटी मोटी बात हम लोगों ने यहां से कर ली। अब हम लोग शुरू करते हैं, ध्यान दो जल्दी से। तो पहली चीज मैंने बोला कि ये बेटा डेड डीके मैटर पे मिलेगा। कहां मिलेगा, डेड डीके मैटर पे मिलेगा। और अगर डेड डीके मैटर पे मिल रहा है तो उसका मतलब कैसा होगा बेटा, सैप्रोफाइट होगा। तो अभी तक का पहला प्रोटिस्टा आपको मिल गया जो कैसा था, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा था। तो भैया ये अभी आगे जो मिलेंगे, आगे की बात हम लोग कर लेंगे। कह रहे हैं दे बॉडी मूव्स अलोंग द डिकेइंग ट्विग एंड द लीव्स इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। अब जिस भी स्ट्रक्चर पे ये मौजूद है, चाहे पेड़ की टहनी पे हो, लट्ठों पे हो, या ये कह दो कि ये पत्तियों पे हो, तो जहां जहां वो पत्तियां मूव करेंगी, जहां जहां वो स्ट्रक्चर मूव करेगा, उसी के साथ साथ ये मूव करेगा, क्योंकि ये कुछ भाग भाग तो नहीं पाएगा, ये उसी से अटैच रहेगा। और अटैच रहेगा तो हम बोल रहे हैं अंडर सूटेबल कंडीशन। सूटेबल कंडीशन मतलब जब खाना पर्याप्त मात्रा में होगा, टेम्परेचर भी ठीक ठाक होगा, पीएच भी ठीक ठाक होगा, तो उस दौरान ये एक एग्रीगेशन बनाते हैं, एक जमावड़ा, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन का एक जमावड़ा बनेगा, इकट्ठा कुछ स्ट्रक्चर आपको एक्यूमुलेशन मिलेगा। उस एक्यूमुलेशन को नाम क्या दिया गया बेटा, प्लाज्मोडियम। अभी तो मैंने बताया लीव के ऊपर कि एक मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर मौजूद होगा, तब जब कंडीशन सूटेबल होंगी, फेवरेबल होंगी, क्या कहलाएगा वो स्ट्रक्चर बेटा, प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम स्प्रेड करता है, कई फीट्स तक भी स्प्रेड करता चला जाता। तो इंपॉर्टेंट बात है, प्लाज्मोडियम का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात नहीं कर रहे हैं, या प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम या ओवेल की बात नहीं कर रहे हैं जो मलेरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम का मतलब एक मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर जो कि साइड में यहां पर बना हुआ है, जो कि आप देख पा रहे हो। और ये देखो कैसे फैल रहे हैं, यहां पर ये 3 डायग्राम यहां पर बने, देखो ये कैसे फैलता चला जा रहा है, जहां कहीं पर भी मौजूद है ये क्या होता चला जा रहा है, स्प्रेड होता चला जा रहा है। क्लियर बात, आ जाओ थोड़ा सा और आगे चलेंगे हम लोग। कह रहे अगर कंडीशन बेटा अनफेवरेबल आ जाए, कैसी आ जाए, अनफेवरेबल, तो देखो ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा। देखो नीचे ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तुमको, रेड रेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा। और कह रहे हैं अभी जो प्लाज्मोडियम होता है वो डिफरेंशिएट हो जाता और फ्रूटिंग बॉडीज बनाता, जिनके पास क्या होते बेटा, स्पोर्स होते हैं इनके टिप पे। ये यहां पर स्पोर्स होते हैं, जो टिप वाला रीजन है, इन सब जगह पे क्या होंगे, इन सब जगह पर, ये मैंने ब्लैक ब्लैक बना दिया, ऐसा है इतने बड़े बड़े होंगे नहीं, ये सब क्या होंगे यहां पर बेटा, स्पोर्स मौजूद होंगे। अब कह रहे हैं स्पोर्स के पास ही ट्रू वॉल होगी। क्या हमने ये बात नहीं बताई, ये बात अभी हमने बताई। और कह रहे हैं ये बेटा हाईली रेजिस्टेंट होते हैं हीट में, हीट को लेकर, टेम्परेचर को लेकर, पीएच को लेकर, ये बहुत ही रेजिस्टेंट होंगे और कई सालों तक सरवाइव कर जाएंगे। वजह यह है क्योंकि अगली जनरेशन को लाने का ठेका इन्हीं के पास है, जिम्मेदारी इन्हीं के पास है, तो ये खराब नहीं हो सकते। लेकिन ये समय समय पे डिस्पर्स होते रहते, किसके साथ, विंड के साथ, एयर करंट के साथ क्या होते रहते बेटा, ये डिस्पर्स। जिधर जिधर हवा जाएगी उधर ही उधर ये जाएंगे, कंडीशन फेवरेबल हो जाएंगी तो ये फिर से क्या करेंगे, ये जो स्पोर्स होंगे, अब देखो यहां पे इनका लाइफ साइकिल बना के दिखा दिया कि जो ये फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं, इन फ्रूटिंग बॉडीज में बेटा मियोसिस हो जाती, क्या हो जाती, मियोसिस। मियोसिस के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते, हैप्लॉइड स्पोर्स पड़े रहेंगे लंबे समय तक, फिर क्या करेंगे, ये गैमीट्स बनाएंगे, गैमीट्स बनाएंगे तो गैमीट फर्टिलाइजेशन करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा तो जाइगोट बनेगा, और ये जाइगोट वापस से ग्रो करके क्या बनाएगा, फेवरेबल कंडीशन में वापस से एक नया प्लाज्मोडियम बना के रख देगा। आई होप ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। चले थोड़ा और आगे चलते हैं जल्दी से बेटा। अगला हमारे पास है प्रोटोजोअन। क्या है, प्रोटोजोअन है अगला हमारे पास। ध्यान देना, प्रोटोजोअन की बात करेंगे, ये बेटा हेट्रोट्रॉप्स होंगे। क्या होंगे, हेट्रोट्रॉप्स। अब हेट्रोट्रॉप्स में यूजली प्रीडेटर्स होंगे या क्या होंगे, पैरासाइट होंगे। क्या होंगे, प्रीडेटर्स होंगे या क्या होंगे, पैरासाइट। इनको हम 4 ग्रुप में पढ़ने वाले हैं। पहला हमारे पास अमीबॉइड, दूसरा फ्लैजिलेटेड, तीसरा सीलिएटेड और चौथा स्पोरोजोअन्स। इनके इन्फेक्शंस के बारे में, अगर जो पैरासिटिक होंगे, प्रीडेटर्स होंगे, प्रीडेटर्स की बात नहीं करेंगे, पैरासिटिक जो होंगे उनका क्या इन्फेक्शन होता है, कहां पर कैसे
रहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास और भी बहुत कुछ मैटर पड़ा होगा, लेकिन हम लोग इनकी हैबिटेट की बात भी कर लेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स की बात भी कर लेंगे, किसके पास सीलिया, किसके पास फ्लैजेला, किसके पास स्यूडोपोडिया है, कौन स्पोर्स बनाएगा, उन्हीं के बिहाफ पे यहां पर 4 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया। इट्स अमीबॉइड प्रोटोजोअन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन, सीलिएटेड और स्पोरोजोअन्स हो गए। क्लियर बात? आ जाओ जल्दी से और आगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बेटा किसके बारे में? इट इज अमीबॉइड प्रोटोजोअन। किसके बारे में बात कर रहे हैं? अमीबॉइड प्रोटोजोअन। अब देखो, अगर अमीबॉइड प्रोटोजोअन है, मतलब मेरी बात समझिएगा कि जो ये प्रोटोजोअन्स होंगे, जोअन का मतलब, जोआ का मतलब होता है एनिमल, और प्रोटो का मतलब होता है क्या बेटा? एनिमल। तो इसका मतलब ये सिमिलर होंगे किसकी तरह? सिमिलैरिटी शो कर रहे होंगे कुछ कुछ। किसके साथ सिमिलैरिटी शो कर रहे होंगे बेटा? ये एनिमल्स के साथ सिमिलैरिटी शो कर रहे होंगे। अगर एनिमल्स के साथ सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं तो इसका मतलब इनके पास सेल वॉल नहीं होने वाली। सेल वॉल क्या होगी? एब्सेंट होगी। उसके अलावा एक चीज और, ये कैसे होंगे? ये बेटा हेट्रोट्रॉपिक होंगे। तो ये सारे कैरेक्टर किसके हैं? एनिमल्स के हैं। एनिमल के पास क्या सेल वॉल होती? एनिमल क्या हेट्रोट्रॉप होते हैं? डेफिनेटली एनिमल हेट्रोट्रॉप होते हैं। क्लियर बात? अब ये कहां कहां मिल सकते हैं? हम लोग जब बात करेंगे प्रोटोजोअन्स की, तो ये बेटा पानी में मिल सकते हैं, एक्वाटिक भी हो सकते हैं, और साथ साथ में कैसे हो सकते हैं? टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। अब बात याद रखने वाली है कि जो अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स की हम लोग बात कर रहे हैं, अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स में जो मरीन वाले होंगे, मरीन फॉर्म्स जो होंगी, मरीन फॉर्म्स बेटा सिलिका की शेल्स बना लेती हैं अपनी सरफेस पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता। हमने बोला कि बेटा ये फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, सी वाटर में भी मिलेंगे, और मॉइस्ट सॉइल में भी देखने को मिल जाते हैं। और उनके पास अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए और खुद को मूव कराने के लिए इनके पास क्या बनते रहते हैं? फॉल्स फीट बनते रहते। और इन्हीं फॉल्स फीट को क्या कह दिया जाता बेटा? स्यूडोपोडिया कह दिया जाता। लेकिन तुमको एक चीज बता दें, आप एक जब चैप्टर पढ़ोगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में यह बात बताई गई कि जो प्रोटोजोअन्स होते हैं या जो अमीबॉइड्स होते हैं, उनके पास मूवमेंट के लिए क्या होते? उनके पास बेटा माइक्रोफिलामेंट होते। क्या होते? माइक्रोफिलामेंट भी पाए जाते हैं उनके लोकोमोशन के लिए। और ये देखो मेंशन कर रहे हैं कहां पर? लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो चैप्टर है वहां पर हम लोग जब बात करेंगे तो उस चीज को समझाएंगे। क्लियर बात? ठीक है। अब अगली बात यह है कि इसमें अगर हम लोग पैरासिटिक की बात करें कि कुछ कैसे होंगे बेटा? पैरासिटिक होंगे, और कुछ कैसे होंगे बेटा? फ्री लिविंग भी होंगे। फ्री लिविंग भी मिल सकते हैं, और उसके अलावा कैसे मिल सकते हैं? पैरासिटिक भी हो सकते हैं। और पैरासिटिक होने के लिए एग्जांपल यहां पे रखा हुआ बेटा इंटमीबा। तो इंटमीबा के दो एग्जांपल, एक इंटमीबा हिस्टोलिटिका और एक इंटमीबा जिंजीवैलिस। इंटमीबा जिंजीवैलिस दांतों में पायरिया कॉज करता है, जबकि इंटमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है वो अमीबिक डाइसेंट्री शो करता है। क्या शो करता है? अमीबिक डाइसेंट्री। तो आपने एक चैप्टर पढ़ोगे अभी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो वहां पर हम लोग इसकी चर्चा जरूर करेंगे, बट मैंने अभी आपको यहां पर थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। ठीक है। अब ये जो अमीबा आप देख रहे हो बगल में, इसके पास देखो बेटा ये स्यूडोपोडिया मौजूद है। क्या मौजूद है? स्यूडोपोडिया मौजूद है। अब जो स्यूडोपोडिया होते हैं बेटा, ये बनते बिगड़ते रहते, तो लोकोमोशन में भी काम आ जाते, और साथ साथ में किसके काम आ जाते? अपने प्रे को कैप्चर करने के भी काम आ जाते। क्लियर बात? इंटमीबा बना रखा है, लेकिन हमें उसके बने रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर बात? अगले पे आ जाते हैं बेटा, क्या? इट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन। क्या है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन। पहली चीज तो याद रखनी है, या तो ये फ्री लिविंग होंगे या क्या होगा बेटा? पैरासिटिक होगा। क्लियर बात? अब इनके पास फ्लैजिला पाया जा रहा है, जैसे कि आप यहां पर एक स्ट्रक्चर देखिए, ट्रेपैनोसोमा। क्या है? ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा के पास आप देख रहे हो कि ये फ्लैजिलम पाया जा रहा है, तो ये सिंगल फ्लैजिलम होगा, ये मौजूद होगा। तो कह रहे दे हैव द फ्लैजिला। तो अगर फ्लैजिला है तो मूवमेंट के लिए जिम्मेदार कौन हो जाएगा? फ्लैजिला हो जाएगा। और ट्रिपैनोसोमा के बारे में आपको अगर पता हो कि ये क्या करता है, ये स्लीपिंग सिकनेस एक डिजीज है, ये कॉज करता है। अब देखो, स्लीपिंग सिकनेस यूजुअली अफ्रीकन कंट्रीज में ज्यादा मिलती है। जो स्लीपिंग सिकनेस होती है ये अफ्रीकन कंट्रीज में ज्यादा मिलती है, और उस डिजीज को या इस ट्रिपैनोसोमा का जो वेक्टर होता है, जो उसे ट्रांसमिट कराता है, उसका नाम है बेटा सीसी फ्लाई। क्या नाम है? सीसी फ्लाई। नाम लिख रहे हैं यहां पर TSE
TSE, इट इज सीसी फ्लाई, इसको सीसी बोला जाता है लेकिन टी से प्रोनाउंस करते हैं हम लोग, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन हमारा सीसी है, लिख किससे रहे, टी से, टी साइलेंट है यहाँ पर। तो सीसी फ्लाई क्या करती है, इसका वेक्टर है, किसका वेक्टर है, ट्रिपैनोसोमा को इधर से उधर ले जाने के लिए। और ट्रिपैनोसोमा कॉज क्या करेगा, स्लीपिंग सिकनेस। जब ट्रिपैनोसोमा बॉडी में पहुंचता है तो पहुंचने के दौरान ये ब्रेन की जो न्यूरॉन्स है उन्हें डैमेज करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से बंदे को नींद बहुत आती है, वो सोता रहता है क्योंकि आपको मालूम है ब्रेन के अंदर ऐसा कुछ नहीं जो दर्द कॉज करे, तो ब्रेन के अंदर कभी दर्द नहीं होता क्योंकि वहां पर पेन रिसेप्टर्स पाए नहीं जाते। और अगर आपको सर में दर्द हो रहा होगा तो जो आपकी ये मेनिंजीज एनेंजीज होती है तो इनमें दर्द हो रहा होता है, ठीक है, एक्चुअल में ब्रेन में दर्द नहीं होता। ब्रेन में दर्द ना होने की वजह वहां पर पेन रिसेप्टर्स पाए नहीं जा रहे, और जब ये लगातार वहां डैमेज करेगा तो उस बंदे को नींद आएगी, नींद इतनी आती है कि वो सोते सोते कब उसकी डेथ हो जाती है उसको पता भी नहीं चलता, और लोगों को लगता है क्या है वो अभी भी सो रहा है। तो ये स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करेगा, ट्रिपैनोसोमा। कहां बिलोंग कर रहा है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स में। अगला आ जाओ कहां पर बेटा, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स में उनकी पूरी बॉडी पे क्या मिलने वाले हैं, सीलिया मिलने वाले हैं। अब उसके साथ एक चीज और है कि खाने के लिए एक अपर्चर होगा, उसको बोला जाएगा बेटा क्या, गलेट। क्या बोला जाएगा, गलेट, ठीक है। कह रहे इनके पास एक कैविटी होती है दैट ओपन्स टू द आउटसाइड, बॉडी के बाहर खुल रही होती है। और जो सीलिया होते हैं इनके मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि पानी जो होता है, वाटर, क्योंकि ये एक्वेटिक है तो पानी क्या करेगा, इनकी गलट में आ जाता है। मतलब जरा सोचो कि सीलिया ऐसे 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 बीट कर रहा है, बीट करने की वजह से बर्नौली थ्योरम तो आपने पढ़ रखी होगी ना। अब ये फ्लो करेगा, जब ये फ्लो करेगा तो पानी कहां एंटर करेगा, गलेट में, और पानी में जो पड़े हुए फूड पार्टिकल्स होंगे वो सब कहां जाएंगे, वो सब इसके अंदर जाएंगे, और पानी छन के निकल जाएगा, फूड पार्टिकल अंदर ही रह जाएंगे। क्लियर बात। तो सीलिया के मूव करने की वजह से वाटर लैडन फूड पार्टिकल जो होते हैं वो सब कहां, उसकी गलट में इंटर कर जाते हैं, और इस तरह से ये फीडिंग करता है। मेरी बात सबने समझे। तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द सीलिया वाटर विद द फूड इंटर्स इनटू द गलेट। मेरी बात समझे समझे। तो फिल्टर फीडर की तरह, वेल जैसे फिल्टर फीडर है उसी तरह से ये भी फिल्टर फीडर की तरह ही काम करता है। और एग्जाम्पल भैया क्या रखा है बेटा, यहां पर बेटा पैरामीशियम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायग्राम छोटा सा यहां पर बना रखा है, और मेरे पीछे जो डायग्राम देख रहे हो उसमें देखो गलेट बना है, हाईलाइट करके रखा है, यहाँ पर गलेट को हाईलाइट करके रखा है। बाकी जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सब यहाँ पर पाए जा रहे हैं। फूड वैक्यूल भी मिल रहा है, एनल पोर भी है, सीलिया है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, पेलिकल है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये लचीला होगा। क्लियर बात। अब एक चीज और है कि बेटा इसके पास दो न्यूक्लियस मिलेंगे। याद रखिएगा कि दो न्यूक्लियस किसके पास होते हैं, पैरामीशियम के पास दो न्यूक्लियस होंगे। क्या न्यूक्लियस होंगे, दो न्यूक्लियस होंगे। यहां पर मेंशन करा एक माइक्रो न्यूक्लियस और एक मैक्रो न्यूक्लियस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं कि भैया पैरामीशियम के पास क्या न्यूक्लियस मिलेंगे, पैरामीशियम के पास दो न्यूक्लियस मिलेंगे। कहां है, मतलब बिलोंग करता है, इट्स अ सीलिएटेड प्रोटोजोन। कहां, सीलिएटेड प्रोटोजोन। मेरी बात समझे नहीं समझे। आ जाओ जल्दी से अगले वाले पे आ जाते हैं, स्पोरोजोन्स में आ जाते हैं। स्पोरोजोन्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि बेटा स्पोर लाइक स्टेज होती है इनकी लाइफ साइकिल में, और एग्जांपल है बेटा क्या, प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया कॉज करेगा। क्या कॉज करेगा, मूवमेंट की बात करते हैं कि एक्चुअल में यहां पर कोई भी मूवमेंट नहीं होता, जैसे कि हमने यहां पर बोला था बेटा स्पोरोजोइट के बारे में। किसके बारे में, स्पोरोजोइट के बारे में। तो स्पोरोजोइट बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, तो स्पोरोजोन्स के पास कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होगा जो क्या कर सकता हो, जो मूव कर सकता हो। मेरी बात समझे। तो फाइनली हमारा ये स्पोरोजोन्स भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम लोग पूरा का पूरा प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल भी पढ़ेंगे आगे चलकर, तो यहां पर हम लोग बात नहीं कर सकते क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस है हमारे पास। ठीक है, सारी बातें यहीं कर लेंगे, तो अगला चैप्टर हम लोग कब पढ़ाएंगे। क्लियर बात। कॉज करेगा क्या प्लाज्मोडियम, मलेरिया, मलेरिया के टाइप्स क्या होंगे, हम लोग उसकी भी बात करेंगे वहां पर। ठीक है, तो फाइनली आप देख ही रहे हो कि अगला वाला हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो क्या है, इट्स अ किंगडम फंजाई। और किंगडम फंजाई की चर्चा हम लोग कल करने वाले हैं।